नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हुए शामिल। 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। विश्व की शांति और स्थिरता के लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, चिप से लेकर शिप तक सब भारत में ही बनाने होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने चलाया कई जिलों में तलाशी अभियान। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले। नए एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए की फीस वसूलेगा अमेरिका। और एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों का आज होगा आगाज। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस दौरान भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ ही पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ और कांडला में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायोमेथनॉल संयंत्र सहित पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र से समृद्धि की परियोजनाओं पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, अगर 2047 तक भारत को विकसित होना है तो देश को आत्मनिर्भर होना ही होगा। चिप हो या शिप, सभी देश में ही बनाने होंगे। भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। ये तस्वीर आप देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावनगर का दौरा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए भावनगर के वासी उत्साहित नजर आए। पुष्प वर्षा हुई, सांस्कृतिक आयोजन हुए और दोनों हाथ फैलाकर मोदी मोदी के नारों के साथ भावनगर में उमड़ा अपार जन समूह, जिसने अपने प्रधानमंत्री का स्वागत
पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ किया। कोई घर की बालकनी से झांकता हुआ नजर आया तो कोई छतों पर खड़ा था और बहुत सारे लोग सड़कों पर। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी ने दिल खोलकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लेकर ये सभी लोग काफी उत्साहित नजर आए। कोई पारंपरिक वेशभूषा में था तो कोई पुष्प वर्षा कर रहा था तो कोई तालियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुली बाहों के साथ इस अपार जनसमूह का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दर्शाती ये तस्वीर, हम कह सकते हैं कि कितना प्यार भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री से करते हैं। बहरहाल अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज बात पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की। पर्यावरण को हरित और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि दुनिया को भी हरित राह दिखा रहा है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रकृति के साथ साथ प्रगति भी मौजूद है। इसी मंत्र को अपनाते हुए पीएम मोदी प्रगति के साथ प्रकृति संरक्षण पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी की सोच परंपरा और आधुनिक समाधान का संगम है, जो याद दिलाती है कि असली विकास पर्यावरण संरक्षण के बिना संभव नहीं है। वैश्विक मंच पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की, जिसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए देशों को जोड़ा। ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत के पंचामृत लक्ष्यों का अनावरण किया, जो साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। यह व्यापक रणनीति सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और भारत को हरित ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन में अग्रणी बनाती है। Prime Minister Modi went and made this announcement of the Panchamrit, which is basically the 5 major announcements that India made. And one important part of it is that 50% of our total energy capacity would come from green energy. So that was a major commitment, that 50% would come from non-fossil fuels by the year 2030. विकास को धार देते हुए सतत विकास की दिशा में अग्रसर भारत 5 वर्ष पहले ही स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। साल 2070 तक जीरो उत्सर्जन के स्वनिर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का वाहक बन रहे हैं। देश के भीतर नमामि गंगे परियोजना जैसी योजनाएं जीवनदायिनी नदियों को पुनर्जीवित कर रही हैं। वहीं हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास को नई गति मिली है। हाल की पहल एक पेड़ मां के नाम हर नागरिकों को अपने मां के सम्मान में एक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह छोटा सा कदम गहरा संदेश देता है। पेड़ों की देखभाल जीवन की देखभाल है। साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान शुरू किया, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में टिकाऊ आदतों को अपनाने का आह्वान किया गया। The Prime Minister was bringing to a minimum the use of single-use plastic. The whole movement of lifestyle for the environment, LIFE, again was announced globally by the Prime Minister in Glasgow at COP26. A completely brilliant idea which the Prime Minister had. कचरा कम करने से लेकर पर्यावरण मित्र विकल्प चुनने तक यह पहल भारत की प्रकृति के साथ सामंजस्य की सनातन भावना को दर्शाती है।
इन प्रयासों से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पर्यावरणीय सोच को नई परिभाषा दी है, चुनौतियों को अवसर में बदला है और देश को हरित विकास और सतत जीवन शैली में वैश्विक नेतृत्व दिलाया है। 21वीं सदी का भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बहुत स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं आजादी के बाद देश में हुए सबसे बड़े आर्थिक क्रांति की, यानी जीएसटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुए इस सुधार से न केवल पारदर्शी और जवाबदेही कारोबारी माहौल बना, बल्कि बेहतर गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी काफी लाभ मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने 1 जुलाई 2017 को एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर जबरदस्त छलांग लगाई, जब देश में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ। यह केवल कर सुधार नहीं था, बल्कि आर्थिक एकता और पारदर्शिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह उस सोच का परिणाम है जिसमें जटिलता नहीं सरलता है, बिखराव नहीं समावेशन है। यकीनन प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कि जीएसटी ने देश को एक समान आर्थिक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे व्यापार आसान हुआ है और आम नागरिक को लाभ मिल रहा है। जीएसटी ने देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साझा कर ढांचे में पिरोया। पहले जहां हर राज्य की अपनी कर प्रणाली थी, वहीं अब एक समान दरों पर पूरे देश में व्यापार संभव हुआ, क्योंकि जीएसटी ने 17 अलग अलग करों और 23 उपकरों को एकीकृत कर प्रणाली में समाहित किया। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी, पूरे देश में व्यापार करना सरल और सस्ता हुआ, बल्कि टैक्स ऑन टैक्स की पुरानी समस्या भी समाप्त हो गई। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ई इनवॉइस और रिटर्न फाइलिंग जैसी सुविधाओं ने भी कर प्रणाली को आधुनिक और सुलभ बनाया। और अब वर्ष 2025 में जीएसटी 2.0 के तहत सरकार ने कर प्रणाली को पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जीएसटी को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी ने इसी साल लाल किले से दिवाली का तोहफा देने का ऐलान किया, तो वित्त मंत्री ने कुछ ही हफ्ते के भीतर जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी की 12% और 28% की पुरानी दरों को हटाकर 5% और 18% की 2 नई दरें करने का फैसला किया। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे न केवल आम आदमी बल्कि गरीबों, किसानों और मध्य वर्ग को बड़ा फायदा होगा। गवर्नमेंट ने ये जो भी कदम उठाया है, वो जो भारत की जो इंडस्ट्री है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने एक कदम उठाया था, वो दिशा में हम और आगे तेज़ी से बढ़ सकेंगे, ऐसा ये रिफॉर्म से माना जा रहा है। और ये रिफॉर्म्स जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत की इकोनॉमिक और औद्योगिक क्रांति के लिए। एसेंशियल्स जो है उसको या तो जीएसटी 0 कर दिया गया है या 5% ही कर दिया गया है, और बाकी का जो जीएसटी है वो 18% है, जो एक बहुत ही आकारणीय और प्रशंसनीय कदम है। यही नहीं, जीएसटी सुधारों के तहत ही एमएसएमईज के लिए सहज रजिस्ट्रेशन और तेज रिफंड जैसी व्यवस्थाएं भारत की आर्थिक गति को और सशक्त बना रही हैं। इन सब का ही नतीजा है कि आज 8 वर्षों बाद जीएसटी की सफलता आंकड़ों में साफ दिखती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% अधिक है। यह इसके बेहतर अनुपालन का प्रमाण है। यकीनन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि जीएसटी ने भारत को एकीकृत बाजार में बदल दिया है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटी है, निवेश बढ़ा है
और एमएसएमईज को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल रही है। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर नीतियों में स्थिरता और विश्वास बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल की संरचना भी की गई। यह सहकारी संघवाद का अनुपम उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। जीएसटी जैसे सुधार हमें याद दिलाते हैं कि पीएम मोदी का विजन केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में है। एक राष्ट्र एक कर, यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस अभ्युदयित भारत की तस्वीर है जो समावेशी है, सशक्त है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जय हिंद। और अब बात नए भारत के बदलते स्वरूप की, जिसमें विज्ञान, तकनीक और नवाचार को न सिर्फ बढ़ावा मिला है, बल्कि ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे गए हैं जिनकी कल्पना कर पाना भी पहले मुमकिन नहीं था। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में। विज्ञान, तकनीक और नवाचार की बात करें तो बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णयों के जरिए आज देश इतना हाईटेक और सक्षम हो पाया है कि दूसरे देशों पर निर्भर न होकर भारत आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहा है। विज्ञान और तकनीक में भारत ने कई ऐतिहासिक मोड़ पार किए हैं, जिसमें योजनाएं जमीन पर उतरी, तकनीक गांव-गांव तक पहुंची, विश्व मंचों पर भारत की आवाज बुलंद होने के साथ साथ आकाश और अंतरिक्ष में भी भारत ने कई कीर्तिमान रचे। कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में फसल विविधीकरण, जैविक खेती को बढ़ावा, उन्नत तकनीकों का प्रसार जैसे पोर्टेबल लाइट ट्रैप, ड्रोन, उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां, एडवांस मशीनरी और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण और किसानों को प्रशिक्षित करना जैसे कदम शामिल रहे, जिनसे किसानों को खेती में लाभ होने के साथ साथ आय में भी वृद्धि हुई। The famous slogan which he gave, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, that reflects his thinking. Whether it is digital public infrastructure, UPI payments, which is record, Aadhaar, that is all technology which came out with his vision. स्पेस सेक्टर में विज्ञान की नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के जरिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में इसरो ने 100 अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पूरे किए हैं। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ, क्योंकि इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। स्पेस से प्राप्त तकनीकें, चाहे वो संचार उपग्रह हो, मौसम की निगरानी हो या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक सेवा पहुंच रही है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी, निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। I think his role as strengthening the space ecosystem in India is through various policy interventions. As a Prime Minister, he is the creator of the policy, implementer of the policy, which makes that private space ecosystem can come in all these areas. सेमीकंडक्टर चिप और एआई जैसी तकनीकों ने न सिर्फ अंतरिक्ष में हो रहे मिशनों को आसान बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम और बुलंद किया। सेमीकंडक्टर की भारी डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनना शुरू हो जाएगी। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और ICET जैसी वैश्विक साझेदारियों के जरिए शानदार पहल शुरू की। भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई के उपयोग की नीतियों के मामले में शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। भारत एआई मिशन के अंतर्गत प्रमुख लॉन्चेस की बात करें तो एआई कोष में भारत एआई डेटा प्लेटफॉर्म, जिसमें 1400 प्लस डेटा सेट, 217 प्लस एआई मॉडल्स और सुरक्षित एक्सेस उपलब्ध हैं।
विज्ञान, तकनीक और नवाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र यही समय है, सही समय है वैश्विक पटल पर भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। दिल्ली में कारोबार करना अब आसान। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। पुलिस लाइसेंस का झंझट खत्म। 65 ग्रीन इंडस्ट्रीज की मंजूरी सिर्फ 20 दिन में। सिंगल विंडो से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया। 8 लाख व्यापारियों को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 2 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय और देश भर की मीडिया इकाइयों में 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्यालयों की स्वच्छता बढ़ाना, समग्र कार्यस्थल वातावरण में सुधार करना और लंबित संदर्भों को कम करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन डीडी न्यूज और आकाशवाणी इकाइयों और मुख्य सचिवालय सहित सभी क्षेत्रीय इकाइयों को लंबित संदर्भों की पहचान करने, स्वच्छता और स्थान प्रबंधन में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अभिलेख प्रबंधन, पुरानी सामग्री के निपटान, ई कचरे और कार्यालयों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले अभियानों में किए गए प्रयासों से न केवल कार्यालयों की स्वच्छता में सुधार हुआ, बल्कि राजस्व सृजन, स्थान प्रबंधन और वास्तविक फाइलों के निपटान जैसे सभी कार्यों में भी उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध और उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य के ऐसे पंजीकृत दलों को सूची से बाहर किया गया है जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा है। इनमें लखनऊ के 14, प्रयागराज के 9, जौनपुर के 7, मेरठ के 6, अलीगढ़ के 5, आगरा और गोरखपुर के 4
4 दल शामिल हैं। साथ ही इसमें मुरादाबाद से राष्ट्रीय कांग्रेस बाबू जगजीवन राम और राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी के नाम भी शामिल हैं। हालांकि हटाए गए दल 30 दिन के भीतर नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः।